गोल्डन सिल्क सॉफ्ट आर्मर सच में एक अच्छी वस्तु थी। उस दुनिया में जहां से ये आर्मर आया था, ये खजाना कुछ ऐसा था जैसे लोहे को मिट्टी की तरह काटने वाला खंजर भी इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उस बदमाश के हमले वाले साधारण खंजर की तो बात ही छोड़िए। क्या तुम सचमुच ठीक हो? सोनाली ने फिर चिंतित होकर पूछा। डायरेक्टर, मैं सचमुच ठीक हूं, पुष्कर ने फिर से कहा। सोनाली ने सिर हिलाया और इस बात को स्वीकार कर लिया। हालांकि यह बहुत आश्चर्यजनक था। हालांकि सोनाली ने भौहें सिकोड़ते हुए फैक्ट्री मैनेजर नील से कहा, वे लोग बहुत घमंडी थे, उन्होंने खंजर का भी इस्तेमाल किया। तुम बाद में लोकल पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट कर सकते हो और मेरा मानना है कि इस बार हम उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। वैसे क्या सुरक्षा गार्ड यहां सिर्फ दिखावे के लिए हैं? मैंने उन्हें यहां सिक्योरिटी के लिए पैसे खर्च किए, सिर्फ सजावट के लिए। बेशक, सोनाली के पास गुस्सा होने का एक कारण था। फैक्ट्री मैनेजर नील ने सिक्योरिटी गार्ड्स को चुपचाप बुलाया था। हालांकि जब गार्ड्स पहुंचे और अपराधियों को भागते देखा तो उनमें से कोई भी उनके पीछे नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ अपराधियों को भागते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपराधियों से डरते थे और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक, इससे सोनाली दुखी हो गई। सोनाली की बातें सुनकर फैक्ट्री मैनेजर नील फूट फूट कर मुस्कुराया। वह जानता था कि ये सुरक्षा गार्ड कैसे होते हैं। वे गश्त करने और पहरा देने में अच्छे थे, लेकिन उनमें गुंडों से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि ये सुरक्षा गार्ड कंपनी द्वारा भेजे गए थे और उन्होंने उन्हें काम पर नहीं रखा था, इसलिए वो कुछ नहीं कह सका। सोनाली को यह बात साफ साफ पता थी, इसलिए उसने इसके बाद फैक्ट्री मैनेजर नील को दोष नहीं दिया। हालांकि वो पहले से ही कंपनी के सुरक्षा विभाग के प्रबंधक अरोड़ा से नाराज थी। ठीक है, हम पहले एक कदम उठाएंगे। मैं ये मामला तुम पर छोड़ती हूं। मेरा मानना है कि वे जल्द ही वापस नहीं आएंगे। हालांकि आपको अभी भी अपनी गश्त को मजबूत करना होगा, खासकर जब तुम काम पर जा रहे हो और वापस आ रहे हो। सोनाली ने कहा, आपको हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा करनी होगी। फैक्ट्री मैनेजर नील ने कहा, जरूर डायरेक्टर। उसके बाद सोनाली और पुष्कर कॉस्मेटिक्स के सैंपल के साथ कार में बैठ गए। पुष्कर फिर से ड्राइवर बन गया, जबकि सोनाली आगे की यात्री सीट पर बैठी थी। थैंक यू पुष्कर, तुमने अभी जो किया, अगर आज तुम ना होते तो, सोनाली ने कार में पुष्कर से कहा। अगर पुष्कर उसके लिए खड़ा नहीं होता तो फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड बाहर आने पर भी गैंगस्टर सोनाली का फायदा उठाते। उस मामले में पुष्कर ही वह इंसान था जिसने इस बार उसकी मदद की। आपका स्वागत है डायरेक्टर, पुष्कर ने गाड़ी चलाते हुए कहा। मैं कंपनी का सुरक्षा गार्ड हूं और ये मेरा काम है। सोनाली ने कहा, इस बार मैनेजर अरोड़ा ने कोई गलती नहीं की। सोनाली ने कहा, जाहिर है वो पुष्कर से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन वो फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों से नाराज थी। पुष्कर ने कुछ नहीं कहा। वह बता सकता था कि सोनाली मैनेजर अरोड़ा से नाराज नहीं थी। हालांकि मैनेजर अरोड़ा आखिरकार उसका बॉस था और वह उनकी पीठ पीछे उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकता था। इसके अलावा इस वक्त पुष्कर स्टोरेज बॉक्स के बारे में सोच रहा था। यह कहा जा सकता है कि अगर उसे कल सुनहरा रेशमी मुलायम कवच नहीं मिला होता और उसने उसके इस्तेमाल को देखने के लिए आज उसे नहीं पहना होता, तो वो आज मर ही गया होता। अगर वो न भी मरता तो उसका काफी खून बह जाता। ये गोल्डन सिल्क सॉफ्ट आर्मर ही था जिसने उसे बचाया। स्टोरेज बॉक्स सच में एक अच्छी चीज थी। उसे अब तक दो चीजें मिल चुकी थी। एक ने उसे चोर को पकड़ने में मदद की और अपने भावी बॉस के सामने उसका कैरेक्टर बना दिया, और दूसरे खजाने ने सीधे उसे नुकसान से बचाया। यह कहा जा सकता है कि इन दो चीजों से उसे मदद मिली थी और स्टोरेज बॉक्स की मदद धीरे धीरे दिखने लगी थी। अनलकीली मैं ये चुनने की पहल नहीं कर सकता कि किस प्रकार का खजाना प्राप्त करना है, पुष्कर ने मन ही मन विलाप किया। स्टोरेज बॉक्स में सभी खजाने अपनी इच्छा से आते थे। उसके पास चुनने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं तो वो फिल्मों और टीवी शो से कुछ खतरनाक मार्शल आर्ट सीधे हासिल कर लेता। तब आज के वो गुंडे उसके करीब नहीं आ पाते। उसे कोई नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। ऐसा लगता है कि मुझ में अभी भी अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ कमी है, पुष्कर ने अपने दिल में सोचा। सुनहरा रेशमी मुलायम कवच सिर्फ रक्षात्मक उपकरण था और यह सिर्फ उसके ऊपरी शरीर की रक्षा कर सकता था। एक बार जब दूसरे पक्ष ने उसके निचले शरीर पर हमला किया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पुष्कर जानता था कि उसका कौशल आम लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा मजबूत था। भले ही उसकी मुलाकात किसी मजबूत साधारण इंसान से हुई हो, लेकिन हो सकता है कि वह दूसरे पक्ष का विरोधी न हो। आखिरकार उसने प्रशिक्षण लेने की पहल नहीं की।
ये सोचकर पुष्कर ने स्टोरेज बॉक्स के बारे में सोचना शुरू किया। भले ही ऐसा लग रहा था कि स्टोरेज बॉक्स से पाए खजाने उसके हिसाब से थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई पैटर्न नहीं था। उसे जो खजाने मिले और जो चीजें उसने स्टोरेज बॉक्स में रखी, उनमें कुछ समानताएं थी। लेदर के जूते के लिए लेदर के जूते, कपड़ों के लिए कपड़े। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके काम अलग अलग थे और बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और अब अगर वह अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कुछ पाना चाहता था, तो टीवी शो और फिल्म देखने के अपने अनुभव के अनुसार इस तरह की चीज जो उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकती थी, वो या तो मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तक थी या एक औषधीय गोली। बेशक कुछ स्पेशल गैजेट भी पॉसिबल थे। अगर वो इन चीजों को अभी पाना चाहता था, तो उसे इन पहलुओं से शुरुआत करनी होगी। ऐसा लगता है कि दोपहर में काम के बाद मुझे सचमुच एक बड़ी खरीदारी करनी होगी, पुष्कर ने अपने दिल में सोचा। उसने कल इस निर्णय के बारे में सोचा था, लेकिन अब यह ज्यादा जरूरी हो गया था। पुष्कर, पुष्कर, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? इस वक्त उसके कान में सोनाली की आवाज सुनाई दी। पुष्कर हैरान रह गया। वो बस अपनी चीजों के बारे में सोच रहा था और उसने नहीं सुना कि सोनाली क्या कह रही थी। डायरेक्टर, मुझे खेद है, मैं बस कुछ सोच रहा था, इसलिए। पुष्कर ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। उसका अपना बॉस उससे बात कर रहा था और वो कहीं खोया था। अगर उसे कोई सख्त बॉस मिल जाए तो वह दुखी हो जाएगा। लकीली से सोनाली उस तरह का बॉस नहीं थी। वो पुष्कर से नाराज नहीं थी। बेशक अगर यह वर्मा ग्रुप का कोई दूसरा बॉस होता तो पुष्कर वास्तव में दुखी होता। ठीक है, ये ठीक है। मेरा मतलब है, मुझे कंपनी में भेजने के बाद तुम पहले वापस जा सकते हो। खैर, अब काम से छुट्टी लेने का समय हो गया है। भले ही तुमको कोई चोट नहीं आई है, फिर भी बेहतर है कि तुम जल्दी वापस जाकर आराम करो, सोनाली ने कहा। ठीक है, थैंक यू डायरेक्टर, पुष्कर ने मना नहीं किया। उसने खरीदारी करने की योजना बनाई थी। अब चूंकि वह काम से जल्दी छुट्टी ले सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जब सोनाली को कंपनी में भेजा गया तो पुष्कर ने कार पार्क की, चाबी सौंपी और कंपनी से जल्दी निकल गया। हालांकि जब वह चाबी सौंप रहा था तो अपराजिता ने उससे उनकी यात्रा के बारे में कुछ बातें भी पूछी। सोनाली के स्पष्टीकरण के अनुसार पुष्कर ने फैक्ट्री के सामने हुई लड़ाई की बात नहीं की। सोनाली नहीं चाहती थी कि इन चीजों का कंपनी के लोगों पर असर पड़े। कंपनी छोड़ने के बाद पुष्कर ने बस से वापस ट्रैवल किया। इस वक्त क्योंकि काम से छुट्टी लेने का समय नहीं था, बस में अभी भी बहुत सारी सीटें खाली थी। उसे बिना खड़े हुए खाली सीट ढूंढने का भी मौका मिला। बस में बैठे पुष्कर ने बाहर की भीड़ के निरंतर प्रवाह को देखा और उसकी आंखों में जलन का भाव चमक उठा। आज के समाज में प्राइवेट कार बहुत आम थी और उनकी कीमत भी ज्यादा नहीं थी। हालांकि भले ही यह बहुत ज्यादा न हो, पुष्कर इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो अभी भी रहने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रहा था। उसके पास कार खरीदने के लिए पैसे कैसे हो सकते थे? हालांकि इससे कारों के प्रति उसके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने मन ही मन सोचा था कि जब वह पैसा कमा लेगा, घर खरीद लेगा, अपनी पसंद की कार खरीद लेगा, शादी कर लेगा और बच्चे पैदा कर लेगा, यह जिंदगी बेस्ट होगी। हालांकि उसकी सोच भी कुछ ज्यादा नहीं थी। पिछले पुष्कर के लिए इसे हासिल करना कठिन था। आखिरकार घर की कीमत सैलरी के कंपैरिजन में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अपनी कम शिक्षा के कारण उसे यह नहीं पता था कि घर खरीदने के लिए पैसे कमाने में कितने साल लगेंगे। कार खरीदने की तो बात ही छोड़िए, अब शादी की लागत लगातार बढ़ रही थी और सगाई के उपहार का पैसा भी बढ़ रहा था। पुष्कर के लिए भी ये एक बोझ था। इसलिए इन विचारों के बारे में पुष्कर सिर्फ चुपचाप कई बार सोच सकता था। हालांकि ये सब उसके लिए दिन में देखे गए सपने के समान था। हालांकि स्टोरेज बॉक्स पाने और स्टोरेज बॉक्स के जादू की खोज करने के बाद पुष्कर को पता था कि उसकी जिंदगी नाटकीय रूप से बदल जाएगी। जो चीजें पहले उसके लिए बहुत बेकार थी, वे अब उसके लिए सपने नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि उसका पिछला अनुरोध बहुत कम था। हालांकि अब भी उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मेंटालिटी बदल गई थी। वो अब अविश्वासी नहीं था, वो फ्यूचर के प्रति पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था। उसका मानना था कि उसका फ्यूचर बहुत रोमांचक होगा। पुष्कर, जो बाहर खड़ी कार को अचंभित होकर देख रहा था, को एक प्रॉब्लम का ख्याल आया। तो क्या मुझे सिर्फ उतनी ही बड़ी चीज मिल सकती है जितना कि स्टोरेज बॉक्स का साइज है? क्या मेरे पास अभी भी कार जैसी बड़ी चीज पाने का मौका है? अगर इसे पाने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या मैं बहुत सारी चीजें नहीं खोऊंगा? हालांकि
अगर इसे पाया जा सकता है तो इतने छोटे स्टोरेज बॉक्स में इतनी बड़ी वस्तु कैसे हो सकती है? पुष्कर इसका पता नहीं लगा सका क्योंकि उसने ही स्टोरेज बॉक्स के काम की खोज की थी। इसके लिए कोई मैनुअल नहीं था और बाकी स्टोरेज बॉक्स में यह सुविधा नहीं थी। इसलिए वो अपने दिल में सवाल नहीं पूछ सका क्योंकि वो नहीं जानता था कि किससे पूछना है और इसके पीछे का रहस्य कौन जानता है। मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी भले ही ये एक छोटी सी बात हो, फिर भी ये बहुत कुछ है। मेरे लिए इसका उपयोग करना ही काफी है, पुष्कर ने अपने दिल में सोचा। इसके बाद पुष्कर अपने घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक सुपरमार्केट में उतर गया। यह सुपरमार्केट उसके घर के पास सबसे बड़ा था। अंदर बहुत सारी चीजें थी, जिनमें सभी प्रकार के ग्रोसरी का सामान और घरेलू उपकरण शामिल थे। चूंकि अभी भी वक्त था और पुष्कर की अपनी बचत भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो खरीदने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वो ये देखने के लिए यहां घूमता रहा कि वहां क्या है। उसी समय वो सोच रहा था कि ये चीजें उसे क्या पाने में मदद कर सकती है। कुछ समय बिताने के बाद पुष्कर 2 मंजिला सुपरमार्केट में टहलने लगा। इसके बाद उसने चुनिंदा खरीदारी की तैयारी शुरू कर दी। जो चीजें वो खरीदना चाहता था वो न सिर्फ उसके लिए मददगार होनी चाहिए थी, बल्कि सस्ती भी होनी चाहिए थी। नहीं तो अगर चीजें बहुत महंगी हुई तो उसे डर रहता कि वो कुछ ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाएगा। साथ ही इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टोरेज बॉक्स में कुछ ज्यादा सामान नहीं रखा जा सकेगा। इस वक्त सुपरमार्केट में लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती गई। ये काम के बाद का समय था। आसपास रहने वाले कुछ लोग चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट में घुसने लगे। पुष्कर ने अब उन चीजों के बारे में सोचा था जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक था अपनी ताकत बढ़ाना और दूसरा था अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाना और उसके लिए पैसा कमाना। उसके बाद उसने एक बड़ा स्वीप किया। उसकी शॉपिंग बास्केट भरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि जब उसने आखिरकार बिल का भुगतान किया तो उसने सिर्फ कुछ हजार ही खर्च किए। हालांकि ये कुछ हजार उसके लिए कोई छोटी संख्या नहीं थी। कम से कम अगर अगले महीने उसकी सैलरी समय पर नहीं आई तो उसे सड़क पर सोने का खतरा होगा। कई सुविधाजनक बैग लेकर अपने घर लौटने के बाद पुष्कर ने उन चीजों को बिस्तर पर फेंक दिया। फिर वो बिस्तर के नीचे रखे स्टोरेज बॉक्स को खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह देखना चाहता था कि इतने लंबे समय के बाद इस स्टोरेज बॉक्स में कौन सी अच्छी चीजें जोड़ी जाए। हालांकि उसे निराशा हुई कि स्टोरेज बॉक्स में चीजें अभी भी पहले जैसी ही थी। कोई बदलाव ही नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, इस दौरान इस स्टोरेज बॉक्स ने कुछ भी अदला बदली नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस स्टोरेज बॉक्स में चीजों के अदला बदली के लिए कोई सटीक गैप नहीं है। पुष्कर निराश होकर बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा। इस स्टोरेज बॉक्स में पाई गई चीजें पता नहीं थी। अब चीजों को पाने का समय भी तय नहीं था। इस खोज से वो थोड़ा निराश हो गया। उसे डर था कि इस चीज की अदला बदली 1.5 साल में सिर्फ एक बार होगी और उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसके लिए पूरी तरह से बेकार होगा। फिर वो रोते रोते मर जाता। हालांकि चाहे वो कितना भी निराश क्यों न हो, उसे फिर भी वही करना था जो उसे करना था। उसने सुपरमार्केट में खरीदी गई चीजों को एक एक करके स्टोरेज बॉक्स में रखना शुरू कर दिया। सच में उसने पाया कि ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जो उसकी जरूरतों को पूरा करती थी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बड़ी नहीं थी और कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जिन्हें उन चीजों से बदला जा सके जो उसके लिए काम की हो। फॉर एग्जाम्पल, वाइन जैसी चीजों को इन बाकी स्थानों पर वाइन से बदला जा सकता था, लेकिन इसकी मात्रा सीमित थी। अगर वह इसे खत्म कर दे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आखिर में पुष्कर स्टोरेज बॉक्स में जितनी हो सके उतनी ही चीज रख सका, जिसमें कुछ स्नैक्स और कुछ डेली यूज की चीजें शामिल थी। आखिर में उसका बड़ा स्टोरेज बॉक्स पहले से ही भरा हुआ था। पुष्कर ने अपने पूरे स्टोरेज बॉक्स को देखा और आखिर थोड़ा सहज महसूस किया। अब वो आशा कर रहा था कि इन चीजों को जल्द से जल्द अच्छी चीजों से बदल दिया जाएगा। सामान पैक करने के बाद पुष्कर खाना बनाने चला गया। क्योंकि वह अकेला था, पुष्कर का डिनर बहुत सरल और तेज था। हालांकि जैसे ही वो मुड़ा और चला गया, स्टोरेज बॉक्स में फिर से हल्की रोशनी आ गई। उसी समय एक जादुई प्लेन में एक मोटे शरीर वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी अपने सामने एक 15 या 16 साल के बच्चे को बुला रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल वाली मेज पर एक ब्रोकेड का बक्सा रखा था। पैकेजिंग को देखकर पता चल रहा था कि अंदर की चीजें नॉर्मल नहीं थी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ स्टोरी विद सात्विक यूट्यूब चैनल पर।